मैंने कल आपको पढ़ाया था भारत के भूगोल से भारत का समान परिचय, पहला लेसन था। आज दूसरा लेसन देखते हैं। तो कल जैसे कहा था मैंने कि भाई पहले भारत की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल ये वो सीमा उमा सब लोग देख लेंगे, और हमने कल देखा। अब आज बात करेंगे उसका स्थिति अक्षांशीय विस्तार। अब ये मैंने कल कहा था कि आपको इसको बाद में बात करेंगे, लेकिन अब ये बात करना जरूरी है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकलकर आपके एग्जाम के लिए आते हैं। तो पहले समझते हैं। देखिए यहां पे पृथ्वी बनाया है मैंने, और पहले अक्षांश और देशांतर के बारे में जानना जरूरी है। तो ये पृथ्वी देख रहे हैं आप, इसके दो ध्रुव हैं, एक ऊपर में उत्तरी ध्रुव और नीचे में दक्षिणी ध्रुव। ठीक, अब यहां है आपका उत्तरी अमेरिका, यहां है दक्षिण अमेरिका, ये वाला है अफ्रीका और ये वाला है यूरोप। और इस साइड यानी एक यहाँ पे यूराल पर्वत है, तो यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को बांटता है। तो ये है यूरोप और ये है एशिया, और नीचे जो देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया। अब इतनी दूरी है महादेशों के बीच में, तो इसको वैज्ञानिकों ने इसको मापने के लिए या तापमान को दर्शाने के लिए या स्थिति को दर्शाने के लिए समय मतलब समय का अंतराल के लिए इन्होंने दो रेखा बनाया। एक का नाम रखा अक्षांश, दूसरे का नाम रखा देशांतर। अब अक्षांश मतलब ऐसे समानांतर और देशांतर मतलब लंबवत। अगर अक्षांश से हमको पता चलता है कि कहां पे तापमान अधिक है कहां पे तापमान कम है, और देशांतर से हमें समय का अंतराल पता चलता है, समय का अंतर पता चलता है। और इत्तेफाक की बात है ये सब काल्पनिक रेखा है, आपको समझ में नहीं आएगा। यानी रेखा तो खींचा हुआ है लेकिन दिखता नहीं है, काल्पनिक है। तो देखिए यहां पर कल जैसे हमने बात किया था कि एक 0 डिग्री का रेखा है जो बड़े में है, सबसे बड़ा यही रेखा है। इसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, यानी विषुवत अक्षांश। पहले अक्षांश के बारे में देखेंगे, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। अब विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ऐसे ऐसे करके बहुत सारे रेखा है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे 30 60 70 80 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 90। तो यानी 0 से ऊपर भी 90 है और 0 से नीचे भी 90 है। तो 90 90 कितना हो गया 180। कभी कभी कहता है जीरो रेखा हुआ एक और है तो 181 भी बोल देते हैं लोग। कहीं बोलते हैं जीरो रेखा तो दोनों में काउंट होता है तो 179 बोल देते हैं। ठीक, तो आप सोचिए कि जो विषुवत रेखा है और उसका एक बड़का मतलब बड़ा बेटा का है या छोटा बेटा, दो बेटा है। तो ऊपर वाला में एक जो रेखा देख रहे हैं यहां पे कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक, कर्क रेखा कितना डिग्री 23.5 डिग्री। ठीक, 23.5 डिग्री। नीचे भी एक रेखा है जिसको लोग बोलते हैं मकर रेखा, वो भी कितने डिग्री पे है तो 23.5 डिग्री। अब अंतर क्या है 23.5। तो अगर विषुवत के ऊपर है तो 23.5 उत्तरी, और अगर विषुवत के नीचे है तो 23.5 दक्षिणी। और यही जैसे देखिए पृथ्वी ऐसे झुका हुआ है और जब चक्कर लगाता है ऐसे सूर्य का, जब सूर्य का चक्कर लगाता है तो सूर्य की स्थिति चेंज होती रहती है। यानी कभी विषुवत रेखा पे होता है, फिर कर्क रेखा पे, फिर उसके बाद धीरे धीरे मकर रेखा पर। वो मकर रेखा से नीचे नहीं जाएगा और कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता है। यानी सालों भर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा इसी बीच में घूमते रहता है। अच्छा, सोचने वाली बात है, जैसे हमारे यहाँ गर्मी जून होता है और गर्मी ज्यादा होता है। जब गर्मी ज्यादा होगा तो आप समझ सकते हैं कि भाई सूर्य की स्थिति कहाँ होगी, तो जस्ट लगभग भारत के ऊपर में होता होगा, यानी कर्क रेखा पे। अब जब सूर्य भगवान इतनी दूरी पे है, मान लीजिए ये है, ये आदमी है और यहाँ पे सूर्य भगवान है, तो सोचिए दूरी कितना कम तय करना पड़ रहा है। और जब दूरी कम तय करना पड़ता है तो गर्मी ज्यादा होता है। ठीक, और अगर सूर्य भगवान यहाँ पे है और सूर्य की रोशनी तिरछी पहुंच रही है, तो सूर्य की रोशनी को दूरी ज्यादा तय करना पड़ रहा है, यानी यहाँ पे क्या रहता है ठंडा रहता है। तो जून के महीने में सूर्य भगवान जो होते हैं वो कर्क रेखा पे होते हैं, इसलिए गर्मी ज्यादा पड़ता है। और दिसंबर के महीने में आपको ठंडा इसलिए पड़ता है कि सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे होती है, इसलिए आपको ठंडा पड़ता है। अब इत्तेफाक की बात है कि यहाँ 23.5 देख रहे हैं और यहाँ पे ध्रुव पे 90 डिग्री देख रहे हैं,
और यहीं तक आता है, तो सोचिए सूर्य की रोशनी कितनी तिरछी पड़ेगी। जब बहुत ज्यादा तिरछी पड़ेगी तो वहां पे ठंडा रहेगा, इसीलिए दोनों ध्रुव पे बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, दोनों ध्रुव पे। और ये भी इत्तेफाक की बात है, हमारे यहाँ तो भैया हमेशा सुबह रात सब होते रहता है, लेकिन ध्रुवों पे 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर मकर रेखा पे सूर्य होता है तो दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीना दिन होगा। अगर यहाँ पे है, अभी यहीं पे है देखिए, तो दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीना दिन होता है क्योंकि एकदम पास में है, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना रात होगा। अगर वही स्थिति कर्क रेखा पे हो तो उत्तरी ध्रुव पे क्या होगा, 6 महीना दिन, तो दक्षिणी ध्रुव पे क्या होगा, 6 महीना रात। इस तरह का स्थिति होता है। तो यानी अगर आदमी 80 अक्षांश पे है, दक्षिणी ध्रुव पे कह देते हैं 80 अक्षांश पे है, तो इससे हमको क्या पता चलता है, अगर आप सोचिए अरे यार अगर वो 80 अक्षांश पे है तो वहां पे क्या पड़ता होगा, ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता होगा। और अगर 0 कोई अक्षांश पे है तो सूर्य भगवान तो मकर कर्क तक ऐसे करते रहते हैं, तो भाई वहां गर्मी ज्यादा पड़ता है। यानी अक्षांशों से हमें ये क्लियर हो जाता है कि किस स्थान पे ठंडा ज्यादा है और किस स्थान पे गर्म ज्यादा है और कब कब क्या क्या होगा, ठीक। और इनकी बीच की दूरी, अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। अब देखते हैं देशांतर को, ठीक। तो भाई देशांतर जो है मतलब पृथ्वी ऐसे है तो बीच में से एक रेखा जाएगा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगा, एक पूरब और एक पश्चिम। यहां पे देखिए, इसको इधर करेंगे पूरब और इधर पश्चिम। और ये जो देशांतर है 0 डिग्री, यहां प्रधान देशांतर मैंने लिखा हुआ है, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरता है और इसे हम लोग GMT भी कहते हैं। अब क्या कहता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे काल्पनिक रेखाएं देशांतर के रूप में, जैसे देखिए ऐसे 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 करेंगे तो इधर एकक करते करते कितना हो जाएगा, 180, और इधर भी ऐसे 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 करेंगे इधर भी हो जाएगा 180, ठीक। 180 180 कितना हो गया, 360। अब कहता है कि भाई इनकी भी बीच की दूरी कितनी होती है, 2 देशांतर के बीच की दूरी, तो वो 111 ही होता है। यानी 2 अक्षांशों के बीच की दूरी भी 111 और 2 देशांतर के बीच की दूरी 111, ठीक है। और एक चीज और भी है, अगर देशांतर की बीच की दूरी विषुवत रेखा पे पूछते हैं कि विषुवत रेखा पे कितना होता होगा, तो वो चेंज हो जाता है, वो कितना होता है 111.32 किलोमीटर, ठीक, विषुवत रेखा पे। आप सोचिए ऐसे, आप किसी गोले आकार गेंद को पकड़े हुए हैं तो बीच में तो भाई बड़ा वृत्त है ना, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और यहां पे थोड़ा कम होगा, इसलिए। और एक और है, 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो कहते क्या है, गोरे। क्या कहते हैं, गोरे। फिर एक क्वेश्चन और पूछता है, 2 देशांतर के बीच में समय का अंतर, मतलब 1 2 बीच में समय का अंतर कितना होता है, तो वो होता है आपका 4 मिनट। कितना होता है, 4 मिनट। अब खेल यहीं से शुरू होता है। अगर हम बात करें कि भाई एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 15 देशांतर में कितने मिनट का अंतर होगा, तो भाई 4 से गुणा कर लीजिए, इससे कितना हो जाएगा 60 मतलब 1 घंटा। उसी तरह से 30 देशांतर में कितने समय का अंतर होगा, तो 2 घंटा, यानी 120 होगा, तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा 2 घंटा, ठीक। 180 में हो जाएगा 12 घंटा, 180 में 12 घंटा। तो यहां पे एक और कीजिए, पूरब साइड में 180 है और पश्चिम साइड में भी 180 है,
तो कहीं ना कहीं 180 तो मिलता होगा। इधर से पूरब से भी जाएगा ऐसे 180 180 ऐसे करते 1 1 2 3 करते, और इधर से भी जाएगा। तो पृथ्वी चूंकि गोल है तो यहां पे कहीं ना कहीं एक सेंटर पे तो मिलेगा। ठीक, तो 180 में 12 घंटे का अंतर, तो 2 180 है तो 12 12 दूनी 124, मतलब दूना मतलब 12 12 दोनों जोड़ दिया जाए तो 24 घंटे का मतलब एक दिन। यानी अगर जापान से ऐसे उग रहा है सूरज धीरे 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 तो पूरा ग्राउंड मारते मारते में पूरा एक दिन का अंतराल हो जाता है। इसके लिए यहां पर एक रेखा है, थोड़ा जिगजैग स्टाइल में ऐसे ऐसे करके यहां पे एक रेखा है, मतलब वही देशांतर है जिसको हम लोग 180 देशांतर कहते हैं, और इसको तिथि रेखा भी कहते हैं। तिथि, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्योंकि 12 12 करते करते एक 24 घंटा का अंतर हो जाता है, तो इसको पार करने वाला, देखिए ऐसे ये रेखा कहां पे है देख लीजिए, ये रेखा है बेरिंग जल संधि, जहां उत्तरी अमेरिका के पास बेरिंग जल संधि है, और ये वाला पूरा पार्ट जो देख रहे हैं ना, ये प्रशांत महासागर है। और इस साइड में, यानी इस साइड करेंगे तो किधर आएगा, इस साइड में, तो यहाँ एशिया है। तो उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में ये रेखा जाता है, और इसमें एक दिन का फायदा और एक दिन का घाटा होता है जब कोई इसे पार करता है आने जाने में, इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। अब इतना बताने का कारण क्या था कि मुझे भारत तक पहुंचना है। ठीक, तो यहां गौर कीजिए, ये विषुवत रेखा है और ये है आपका भारत। तो विषुवत रेखा भारत से नहीं गुजर रहा है, थोड़ा सा ऊपर से गुजर रहा है, यानी उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन एक रेखा है जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। कर्क रेखा, मकर रेखा नहीं, मकर रेखा कहां से गुजर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से। तो विषुवत रेखा के ऊपर में है इसलिए, और जीरो देशांतर से पूरब में है इसलिए पूर्वी देशांतर, और इधर जितना भी देशांतर होगा ना वो सब क्या होगा, पूर्वी देशांतर। ठीक, इधर मैंने बनाया हुआ है भारत का मैप, इधर देखते हैं, यानी मैंने इस पॉइंट को काटकर यहां पे लाया है। तो भाई एक चीज तो है, यहां पे विषुवत रेखा है, ठीक, 0 डिग्री, थोड़ा सा कट रहा होगा। अब इसके ऊपर में आते हैं, तो विषुवत रेखा से ऊपर में है तो 4 डिग्री 4 मिनट, इसको मिनट ही लोग बोलते हैं, 4 डिग्री 4 मिनट। और फिर अगर देखते हैं ऊपर में, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहां तक, यानी यहां तक 37 डिग्री 6। अब यहां पे देखते हैं इनके बीच में लगभग कितने अक्षांश का अंतर है, तो आप कह दीजिएगा लगभग 30 अक्षांश का अंतर है, लगभग 30 अक्षांश का अंतर है। और अगर पूर्वी देशांतर की बात करें तो यहां 68 डिग्री 7, और यहां पे है, यहां लास्ट 97 डिग्री 25। ठीक, तो इन दोनों में भी, यानी यहां से लेकर पश्चिम से लेकर पूरब तक के बीच में भी लगभग 30 देशांतर का अंतर है, 30 देशांतर का अंतर है। क्लियर। अब अगर बात करें कि 30 अक्षांश का अंतर यहां से लेकर यहां तक में, और 30 देशांतर का अंतर है यहां से लेकर, मतलब यहां से लेकर यहां तक में, तो एक पूछता है कि भैया कौन सा रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, अक्षांश में बात करें तो अगर, तो भाई कर्क रेखा। और ये भी पूछता है कि भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो भाई कह दीजिएगा आप 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने, 8 राज्यों से। तो यहाँ पे 8 कौन कौन से हैं, तो अगर बड़ा एग्जाम दीजिएगा तो क्रम पूछता है, क्रम हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए पहला हो जाएगा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और यहां पे है त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, 8 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहां एक और क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ये पता है क्या पूछता है, इनमें से कौन सा राज्य
कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक, अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो ले भी लीजिए। ठीक ना। और एक चीज और भी है, जैसे कि ये भी पूछता है कि जो कर्क रेखा है मतलब वो किस शहर के बीचों बीच से गुजरता है, मतलब शहर का नाम भी पूछता है। तो आप कह दीजिएगा रांची, झारखंड की जो रांची है वही। ठीक, रांची शब्द याद रखिएगा। और जलवायु के हिसाब से भी दो भागों में भारत को बांटता भी है। ये वही सूर्य भगवान तो यहीं से घूमते ना, यहीं पे ज्यादा ऐसे से घूमते, इधर तो जाते नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट बात करते हैं देशांतर की। ठीक, देशांतर की। अच्छा, एक चीज और भी है, कर्क रेखा को अगर याद करना हो तो ट्रिक भी बहुत फेमस है, और सबसे ज्यादा फेमस पता कौन सा है? मेरा नहीं है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, गमछा, छ से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, झाड़ मतलब झारखंड, पे मतलब पे झाड़, पे से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऐसे ट्रिक है, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से सोचते हैं, इसको याद किया जा सकता है, लेकिन हमेशा क्रम पूछता है तो क्रम को ज्यादा याद रखिएगा। ठीक है, क्रम क्या है वो ज्यादा याद रखना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अब बात करते हैं, मैंने यहां पे एक रेखा दिया हुआ है जिसको बोलते हैं 82.5 देशांतर। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि यहां पर देशांतर के बीच में, यानी इस छोर से लेकर इस छोर के बीच में कितने देशांतर का अंतर है? तो 30। एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर, 15 देशांतर में 1 घंटे का अंतर, तो 30 देशांतर में 2 घंटे का अंतर। यानी हम कह सकते हैं कि पश्चिम से पूरब के बीच, भारत के पश्चिम से पूरब के बीच में कितने समय का अंतराल है? तो आप कह दीजिएगा क्या? 2 घंटे का। और हर देशांतर में अंतर है, तो सोचिए ऐसे ऐसे खूब यहां पे ऐसे देशांतर गया होगा, ऐसे ऐसे। और जापान इस साइड में है, तो सूरज पहले इधर से उगता है और पहले सुबह होगा, ऐसे धीरे 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 धीरे, फिर सुबह यहां पे होगा, तो ऐसे होता है। ठीक, तो जब जापान इधर से उगता है तो यहां पे देखिए 0 देशांतर यहां पे है और जापान इस साइड में है, तो पहले सुबह कौन होगा? पहले यहां जापान होगा, फिर भारत होगा, फिर ऐसे होगा अफ्रीका होगा, और फिर जाके लंदन होगा। यानी लंदन बाद में होगा और भारत पहले सुबह होगा। यानी भारत क्या है? आगे है, लंदन जो है समय से पीछे है। तो अगर बात करें कि समय का तो अंतर तो है ही। अब किसी को क्लास करवाना है, हम बिहार से क्लास ले रहे हैं और आप ले रहे हैं असम से क्लास कर रहे हैं, तो हम बोले 6 बजे, आप 6 बजे क्लास चलता है और 6 बजे आप आ जाइए। तो आप अपने घड़ी पे देखिएगा तो आपका 6 बजे कुछ अलग होगा, और मैं दूसरे देशांतर पे हूँ तो मेरा 6 बजे अलग होगा। तो हम हमेशा टाइम से पहले बाद में आएंगे। आप कहिए सर जी अइबे नहीं किए, टाइम तो हो चुका है। घड़ी देखिए, अगर उस देशांतर के हिसाब से अगर मिलाते हैं तो फिर आप क्या कीजिएगा? अगर मेरा क्लास करना होगा तो आप कहिएगा लगता है सर आधा घंटा लेट आते हैं, तो अपना घड़ी जो है आधा घंटा के बाद मिला लिया, और यानी आपका जो घड़ी का टाइम है वो मेरे टाइम से मिला दिया गया, तो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आप मुझे पकड़ सकते हैं, यानी मेरा क्लास ले सकते हैं। मान लेते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, तो अब कितना लोग का घड़ी मिलाते रहे आदमी, तो इसका एक उपाय निकाला गया। उपाय यही निकाला गया कि बीच में, यानी दोनों के बीच में एक देशांतर को मान लिया गया 82.5 देशांतर को, और उसके बाद उसके भी यहां से गुजर रहा है, तो उसके भी बीच में एक इलाहाबाद का जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं नैनी, और आप किताबों में मिर्जापुर भी देता है। अब जो नैनी का टाइम है, ठीक, तो पहले तो 82.5 को मानक देशांतर मान लिया गया, भारत का एकदम मानक देशांतर है, और नैनी के टाइम को पूरे भारत का टाइम मिला दिया गया। यानी अगर आपका भी जो समय का घड़ी है, मेरा भी समय का घड़ी जो है, वो कहां से मिला हुआ है? नैनी से, और पूरे भारत का घड़ी मिला हुआ है नैनी से ही, और इससे समस्या जो है वो हल हो गया। जो अगर 9 बजे मैच है तो सब 9 बजे टीवी खोल के बैठा रहता है, क्या कि 9 बजे शुरू होगा, भले सुबह और शाम वाला में अंतर रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये बताइए कि इंग्लैंड का टाइम, इंग्लैंड का जो ग्रीनविच है के टाइम से भारत का टाइम कितना आगे है?
आगे है, क्योंकि भाई सूरज तो पहले इधर से उग रहा है तो इसलिए आगे ही होगा। तो आप क्या कहिएगा, जैसे कि आप देखिए अगर निकालना भी हो तो निकाल सकते हैं 82.5, पहले 82 और साढ़े का तो हम जो हाफ रहेगा उसको 2 मिनट मान लेंगे। इसको 4 से जब गुणा कर दीजिएगा ना तो आपको पूरा पूरा निकल जाएगा और आपको पता चलेगा कि 5.5 घंटा जो है 5.5 घंटा आगे है। और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। उसके बाद पूछता है कि ये बताइए जो ये 82.5 देशांतर है वो 82.5 जो देशांतर है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो आप कह दीजिएगा कितना, 5। जैसे कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ये दोनों भाई है, दोनों में है, नहीं उत्तर प्रदेश इसमें नहीं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, अच्छा ये दोनों भाई है, छत्तीसगढ़, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद उड़ीसा। तो यहाँ पे अगर याद करना होगा तो बस ऐसे कर सकते हैं, आ उत्तम उछल, आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उत्तम से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, उ से हो जाएगा उड़ीसा और छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, अल्लाह से हो जाएगा साइलेंट। ठीक है, आ उत्तम उछल। तो बस ये छोटा सा ट्रिक है, अगर आप याद कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वही मैं बता रहा हूं कि ये वाला जो लेसन आप जो देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है, चूंकि एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इनसे क्रिएट होते हैं। और ये भी बहुत जरूरी था कि पहले जब तक अक्षांशीय और देशांतर विस्तार अगर नहीं देखिएगा तो फिर भारत को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कल हमने एक छोटा सा परिचय दिया था भारत का, आज ये अक्षांशीय विस्तार हो चुका है और उसके बाद धीरे धीरे एकदम हम लोग भौतिक संरचना के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद झील, दर्रा, नदी, मैदान बहुत सारे हैं, मिट्टी। तो ये एक टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे, जैसे आपका एग्जाम निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा।